अपने प्लांट्स की रूट के बारे में जरूर सोचना है हर वक्त, क्योंकि ये छोटा प्लांट है, रूट्स डेवलप्ड नहीं है, तो ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। तो फिर हमें उन रूट का अगर केयर हम ठीक से करेंगे तो वो प्लांट मजबूत रहेगा। उस पर फर्टिलाइजर दो या ना दो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अनी और आप सब इस वक्त हैं ऑक्सीजन कॉर्नर में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन बोगनवेलिया प्लांट्स पे। बोगनवेलिया प्लांट्स की छोटे छोटे सीडलिंग्स की बात करेंगे, जो कि हम आजकल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन परचेस करके ला रहे हैं अपने गार्डन में। खास करके हम जो रूफ गार्डनर है और जो कंटेनर गार्डनर है, तो उनकी प्लांट्स की केयर की बात आज मैं करूंगी। क्योंकि ग्राउंड में जो लगाते हैं उनकी केयर थोड़ी सी अलग होती है और थोड़ी सी कम भी होती है दोस्तों, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत होती नहीं है। पर हमारी जो गार्डनर जो भी कंटेनर में करते हैं तो उनकी केयर अलग होती है, और फिर कुछ प्लांट्स को कंटेनर में ही ग्रो करना अच्छी होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। देखिए, पहले हमें एक बात सोचना है, हम जो भी बोगनवेलिया प्लांट्स की केयर की बात कर रहे हैं वो विंटर में बिल्कुल ग्रोथ नहीं लेंगे, बहुत ही कम ग्रोथ लेंगे, कोई नोटिसेबल ग्रोथ इसमें नहीं आएंगे। तो फिर हमें उनके लिए ज्यादा सोचना भी नहीं होगा कि ग्रोथ लेने के लिए हमें जस्ट उनकी हेल्थ को मेंटेन रखना है। तो फिर हम उसी तरीके से उसकी केयर करेंगे ताकि वो मेंटेन रहे, इनका हेल्थ वो हेल्दी रहे, बस उतना है। तो फर्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे उन प्लांट्स पे जो हम लोकल नर्सरी से ला रहे हैं, जो ऑफलाइन ले रहे हैं। चलिए, आज हम 3 पार्ट्स में अपने वीडियो को डिवाइड कर रहे हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड न्यूली परचेस्ड या तो हमने ऑर्डर दिया है ऐसे प्लांट्स के बारे में। तो चलिए, पहले है ऑफलाइन, यानी कि जो लोकल नर्सरी से हम अभी ला रहे हैं। तो वो ज्यादातर हम बहुत हमारी एटमॉस्फेयर में बिल्कुल सूट कर चुका है उसको या हमारे एटमॉस्फेयर। तो उसको लाने के बाद ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, और बहुत ज्यादा हार्डी वेराइटीज भी होते हैं। जो हम ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी ले, जो इंडियन हार्डी वेराइटीज है ना, तो फिर उनको ज्यादा कुछ हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। और खास करके अगर हम ऑफलाइन ले रहे हैं तो और भी अच्छी है। अगर आपको दिखा कुछ आपको केयर, थोड़ी बहुत केयर करने से ही चलेगा। क्या कैसी कौन से पॉइंट को आपको देखना होगा, तो वही मैं कह रही हूँ। फर्स्ट आपको जो देखना है कि आपको अगर प्लांट पॉट में है तो रिपोर्टिंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम ये ग्रोथ नहीं लेगा, तो उसको रिपोर्टिंग करने का कोई फायदा भी नहीं है। उल्टा अगर बड़ा पॉट में आप दे दोगे तो फिर ज्यादा पानी उसमें रहेगा और रूट का ग्रोथ नहीं होगा, रूट स्ट्रेस में चला जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना है, रिपोर्टिंग के शॉक भी उसको नहीं देना है, उसको बस ऐसे ही रखो। और अगर देखा कि आपका प्लांट कोई जो ग्रो बैग्स में होते हैं, ग्रो बैग तो एक्चुअली जो ग्रो बैग है वो भी नहीं होता, प्लास्टिक की जस्ट छोटे छोटे बैग होते हैं। तो अगर वैसे होते हैं तो फिर आप छोटा सा कोई पॉट दे दीजिए, अच्छा बेहतर है। और सॉइल मिक्सर को किस तरीके से तैयार करेंगे आप, वो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको जाके प्लीज एक बार देख लेना। उसकी लिंक भी इसके नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम जरूर दे देंगे। तो फिर उसी तरीके की सॉइल मीडिया प्रिपेयर कीजिए और उसको छोटा पॉट दीजिए। सब ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान में रखना है। अगर आपको रिपोर्ट करना ही है किसी हालत में, तो फिर छोटा पॉट देना। उसका जितना रूट बॉल है उससे 1 से 2 इंच तक की बड़ा होना चाहिए। जस्ट थोड़ा सा सॉइल आपको देना होगा, बहुत ही थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे हालत में ऐसे आपको रिपोर्ट करना है। और अगर बड़ा पॉट प्लांट है तो आप बड़ा पॉट देखो, उसकी रूट जोन जैसी जितनी होगी उसकी हिसाब से देना आपको। चलिए, अभी तो हो गई ये बात। और फिर अगर आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है तो फर्स्ट डे 1 से आप इसको फुल सनलाइट में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको रिपोर्ट करने की जरूरत हुई तो आप कुछ 2-3 दिन तक इसको थोड़ा सा शेड देना, ऐसे सनी वेदर में रखिए, छत पे या तो कहीं भी थोड़ा सा शेडेड वेदर में रखो, बहुत डायरेक्ट सनलाइट इस टाइम मत दो। फिर 3 दिन के बाद ग्रेजुअली आप उसको सनलाइट में बाहर निकालो, बस। और अगर बहुत ठंडक है आपके एरिया में, बहुत ज्यादा ठंड आती है, यानी कि 10 डिग्री से नीचे अगर आपकी टेम्परेचर है, तो उसको रात के टाइम थोड़ी सी शेड दे देना, बस काफी है। और फर्टिलाइजर में बहुत कम फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक कोई लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार कीजिए और इसको दे दीजिए।
बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में, जितना आप देते हो उससे आधे कॉन्सेंट्रेशन इसमें दीजिए और उस प्लांट को फिर धीरे धीरे दीजिए वो फर्टिलाइजर। और जब नया अगर आपको रिपोर्ट करना होगा तो फिर आप उसमें थोड़ा सा फंजिसाइड लाने के बाद ही फंजिसाइड स्प्रे कर देना। रिपोर्ट अगर नहीं भी कर रहे हो फिर भी, और फिर रिपोर्ट कर रहे हो तो फिर आपको इप्सम सॉल्ट का स्प्रे एक बार करना होगा। तो चलिए, ये हो गई दोस्तों ऑफलाइन की बात। अभी आती है दोस्तों ऑनलाइन प्लान्स जो हम ले रहे हैं। तो खास करके हम ऑनलाइन प्लान्स कौन से प्लान्स लेते हैं, जो बिल्कुल नए वैरायटीज के हैं, जिनके ब्रैक्ट्स, उसके कलर्स कुछ डिफरेंट होते हैं, नए नए टाइप्स के होते हैं, तो ही तो हम लाते हैं ना उसके अपने गार्डन में। और फिर उनकी वो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी सेट नहीं है, तो फिर उसको थोड़ा सा दिक्कत होती है हमारे एटमॉस्फेयर में आने से। एक तो ये बहुत दूर से कहीं से आ रहे हैं, उसकी एटमॉस्फेयर अलग थी, और फिर बंद पैकेट में वो आ रहा है, तो फिर उसको थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, तो फिर उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अगर हमने करेंटली परचेस किया है तो उसकी डिफरेंट केयर, और अगर हमने थोड़ी कुछ दिन पहले लाए हैं ना तो उसकी डिफरेंट केयर। तो वो तो हमारे, अगर मैं पहले कहूंगी कि जो हमारे गार्डन में ऑलरेडी सेटेड है, तो हो सकता है 3-4 महीने हो गया है उसकी उम्र, तो फिर तो भी हम उनके इस तरीके से केयर करेंगे। तो पहले जो बात होगी दोस्तों डिस्कशन की, वो है दोस्तों सनलाइट। तो आपको जैसे पता है बोगनवेलिया बहुत अच्छे सनलाइट को पसंद करते हैं, तो इस सन लवर प्लांट को आप 6 से 8 घंटे तक की डायरेक्ट सनलाइट दीजिए। जो प्लांट्स आपके गार्डन में ऑलरेडी सेट है, आप इसको माइंड में रखें। नए न्यूली परचेस्ड के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, जो कि कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन ऐसा तो हो गया है, फिर उसकी बाद उससे 4 महीने तक की उम्र तक पे मैं ये कह रही हूँ कि आप इसको जैसे सोच लीजिए 15 दिन हो गया है, अभी आप इसको तो सनलाइट दोगे ना तो फुल सनलाइट देना है। और न्यूली परचेज के लिए क्या करना है वो तो मैं कहूंगी, रुकिए जरा, इसके बाद आएंगे। तो 6 से 8 घंटे तक की फुल सनलाइट दीजिए। और अगर आपके एरिया में ऐसी है कि ज्यादा सनलाइट अच्छे आ ही नहीं रहे हैं, पूरे दिन भर बिल्कुल अंधेरा है, वो जो कोहरा होते हैं, ऐसे कोई एटमॉस्फेयर है, आई मीन फॉग होते हैं, फॉस्ट होते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, उसको सनलाइट तो देना ही है। अगर सनलाइट नहीं निकल रहा है तो फिर, अगर नेचुरल सनलाइट आपको नहीं मिल रही तो फिर ग्रो लाइट जरूर देना है। जो ऑनलाइन खास करके ले रहे हैं आप प्लांट्स, उनको ग्रो लाइट जरूर दे। अगर आपके जगह पर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती है, ऐसे मत रखना उसको। तो ग्रो लाइट कितनी देर तक देनी है, 10 से 12 घंटे तक की ग्रो लाइट आप उसको दीजिए तो चलेगा। चलिए, अभी आती है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है हमारी वाटरिंग। तो हम जो प्लांट्स को ऑलरेडी प्लांटर में हमारे है, तो उसमें तो आपने वेल्डन मिट्टी जरूर दिया होगा, आपने पॉट की साइज भी उम्मीद करती हूँ ठीक से चूज किया होगा। तो फिर आप इसको वाटरिंग अपने फिर भी आपको कुछ सोच समझ के करना है। कैसे करना है देखिए, 1-2 इंच तक की देखिए सॉइल कैसी है, फिर आप इसको उतना ही पानी देना ताकि 1-2 इंच तक की सॉइल भीगे। जैसे मैंने आपको बहुत बार कहा है, फिर भी एक बार दिखा देती हूँ। चलिए, ये देख लीजिए, ये एक छोटा सा प्लांट है, आपको देखना है 1-2 इंच तक सॉइल सूखा है, या अगर सूखा है 2 इंच तक सूख गया है तो फिर आप इसके ऊपर इतना ही पानी देना कि आपका 2 इंच तक की सॉइल भीगे। इतना नहीं कि नीचे से ड्रेन आउट हो, इतना नहीं देना है आप। बस इस तरीके से आपको थोड़ी सी सॉइल देना, सॉरी थोड़ी सी वाटरिंग करनी। फिर थोड़ा सा सूखा साइड में रखो, पर दोस्तों इतना भी सूखा मत करना कि इसके पत्ते बिल्कुल मुरझा जाए, इतने स्ट्रेस भी इसको नहीं देना है। अच्छा, और एक बात दोस्तों, वाटरिंग आप जब करोगे ना तो बिल्कुल ठंड पानी में मत करना। बहुत आजकल जो हमारे टैंकी में जो पानी होते हैं बहुत ठंड हो जाते हैं, तो उतनी ठंडा पानी उसको नहीं देना है। थोड़ा सा
गर्म पानी देने की कोशिश करो। अगर आपको सुबह सुबह की टाइम पानी देना है और बहुत ठंडक है, उसकी पानी ठंडा है, तो फिर उसको मत दीजिए, थोड़ा सा गर्म पानी मिला लीजिए। तो फिर हमें कितने गर्म देना है, जैसे देखिए हम सुबह जब अपने चेहरे को धोते हैं, हाथ को वॉश करते हैं, तो फिर हमें जो ठंडा, जितना ठंडा अच्छा लगता है तो उतना ही आपको लेना है। जैसे चेहरे पे हम जितनी टेम्परेचर की पानी दे सकते हैं उतनी टेम्परेचर दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं देना है, थोड़ा सा हल्का सा गर्म देना है। तो वैसे इसकी रूट के लिए अच्छा होगा। अगर बहुत ठंडक दोगे ना तो उसकी रूट थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत ठंडा पानी ये पसंद नहीं करते हैं। तो हमें इस टाइम प्लांट में सिर्फ ग्रोथ भी नहीं चाहिए, फ्लावर भी नहीं चाहिए, सिर्फ मेंटेन करना है। पर ये फ्लावरिंग इस टाइम दोस्तों करेगा, अगर आपके गार्डन में बहुत देर से है तो फ्लावरिंग करेगा। तो उसके लिए क्या करना है, फ्लावर, चलिए अब फ्लावरिंग की बात कर लेते हैं। जो फ्लावर इसमें खिल चुका है तो उसका क्या करना है, आपको करना होगा दोस्तों, उन फ्लावर्स को काटना होगा। तो बिल्कुल ये जो फ्लावर आपको दिख रहा है इसको मैं रहने नहीं दूंगी, मैंने जस्ट इसको रहने दिया था जस्ट देखने के लिए कि क्या सही आइडिया आते हैं, क्योंकि मैंने ऑनलाइन लिया है ये देखने के लिए। तो फिर हम उसको थोड़े जो भी फ्लावर है उसको काट देंगे बस। तो प्लांट को अपने फ्लावर खिलने के लिए जो भी एनर्जी वेस्ट करना पड़ता है तो वो उसको वेस्ट करना नहीं होगा। तो फिर वो प्लांट जल्दी जल्दी अपने हेल्थ को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करता रहेगा। तो फिर आप फ्लावर को जरूर काट दीजिए। अभी आती है दोस्तों स्टेम प्रूनिंग के बाद। तो क्या हम स्टेम प्रूनिंग करें दोस्तों फ्लावर कटने टाइम? जब फ्लावर हम कटते हैं तो फिर उसकी टाइम हम तो थोड़ा सा टिप को काट सकते हैं। देखिए इस तरीके से ऐसे हम तो काट सकते हैं, है ना, कि हम थोड़ा सा काट दे, पर नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? तो देखिए ये तो बहुत लंबा हो गया है, फिर भी मैं क्यों नहीं काट रही हूँ? मैं तो इसको शेप में ला सकती थी ना, पर मैं नहीं ला सकती हूँ। इस टाइम अगर मैं काटूंगी ना इसको, यहाँ से ब्रांच को, तो वो ग्रोथ लेने में अपना एनर्जी को वेस्ट करेगा। फिर वो उसको नए नए ब्रांचेस को ग्रो करना होगा, तो फिर वो उसमें पुश करेगा अपने आपको कि वो नए नए ब्रांचेस तैयार कर सके। पर हमें वो नहीं चाहिए, हमें अपना प्लांट का हेल्थ का केयर करना है। तो फिर हम उसको ऐसे कोई काम करने ही नहीं देंगे कि उसको कुछ नया काम करना पड़े। तो हम फ्लावर को कैसे काटेंगे दोस्तों, देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ से ऐसे कोई कैंची ले लीजिए और फिर यहाँ से आप इसको तोड़ दीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। पर दोस्तों हमने तो कहा था कि प्रूनिंग नहीं करेंगे, पर अगर कोई स्टेम्स खराब है, येलो हो गया है, ब्राउन हो गया है, कोई पत्ते खराब हो गए, तो उसको तो हटाना ही होगा, उसको प्रून करना होगा। और फिर जहां पर कट करेंगे वहां पर थोड़ा सा फंजीसाइड भी लगाना होगा। और जिस इंस्ट्रूमेंट से आप कट करोगे उस इंस्ट्रूमेंट को भी दोस्तों सैनिटाइज करके जरूर लेना है, ठीक है। अभी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि विंटर के लिए बहुत खास है, वो है टेम्परेचर मैनेजमेंट। आपको उसकी टेम्परेचर को मैनेजमेंट ठीक से करना है ताकि वो प्लांट ठीक रहे, क्योंकि ये प्लांट दोस्तों 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर को बहुत पसंद करता है। और फिर ये उसकी बात वो अगर उससे कम हो जाए और उससे बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको पसंद नहीं आती है। तो हमारे इस टाइम तो विंटर है तो नीचे गिरेगा। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे उतरता है तो फिर आपको अपने प्लांट को जरूर शेड देना होगा। कैसी शेड दोस्तों? अगर बहुत ज्यादा ठंडक है तो थोड़ी सी कोई इंडोर रखिए। इंडोर मतलब बिल्कुल घर के अंदर नहीं रखना है, वो फिर वो स्ट्रेस में और फिर चला जाएगा। अगर आपके पास कोई खिड़की है जहां पर थोड़ी सी सनलाइट भी आती है पर उतनी ठंडक नहीं होती है, फिर उसको वहां रख सकते हैं। आपके पास कोई बैल्कनी है जहां पर सनलाइट आती है पर इसमें ज्यादा ठंडक नहीं आती है तो फिर वहां रख सकते हैं। अगर आपके वहां पर सनलाइट भी अच्छी नहीं है और फिर ठंडक भी बहुत है तो फिर ग्लो लाइट के नीचे आप घर के अंदर रख सकते हैं उसको। खिड़कियां खोल दीजिएगा, कभी कभी थोड़ा सा हवा दे दीजिएगा, और फिर एयर स्पेस इसको पसंद है तो ऐसे करना है। और पानी बिल्कुल बहुत ही कम कम देना है फिर आपको, अगर ऐसे वेदर है आपके वहाँ का। तो चलिए, अगर ठंडक से उसको बचा के रखिए। या तो आप सबसे बेस्ट काम जो होता है दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट देना, अगर दे सकते हो तो बहुत अच्छी है। अगर आपके देख से देखिए मेरे यहाँ पर लोहे की जो ऐसे
खंबे हैं, तो वहां पर मैं अगर चाहूँ तो एक अगर ट्रांसपेरेंट कोई शेड दे दूं तो उसको यहाँ पर धूप भी मिलेगी दोस्तों, और फिर गर्माहट भी रहेगी। ऐसे वेदर हम दे सकते हैं। और अगर हम अगर आपके पास ऐसे कोई सुविधा नहीं है तो फिर इंडोर थोड़ा सा बैल्कनी ऐसे कुछ कुछ सोचिए। या तो आप ढक के रख सकते हैं ऊपर, कोई ऐसे कोई प्लास्टिक की शेड हो या कुछ ऐसे कुछ जो ट्रांसपेरेंट है, तो धूप भी मिलेगी और ठंडक भी थोड़ी सी कम मिलेगी। तो ऐसे रख सकते हैं चारों तरफ। ऐसे देखिए, ऊपर अगर शेड दे दिया और फिर साइड साइड से आपको थोड़ा सा ढकना होगा, थोड़ा सा मोटे कपड़े दे के आप थोड़ा सा पॉलीथीन ऐसे कुछ दे के आप उसको कवर कर दीजिए। फिर वहां अंदर ठंडक नहीं जाएगी, थोड़ी सी गर्माहट रहेगी। ऐसा कर सकते हैं। अभी है दोस्तों सॉइल मिक्सर की बात। सॉइल मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वेल ड्रेन सॉइल लिया होगा। अगर आपने वेल ड्रेन सॉइल नहीं लिया है, या तो आपने ऐसे वेल ड्रेन सॉइल लिया भी है पर फिर भी दोस्तों प्लांट की ऊपरी जो सरफेस है, यानी कि इस एरिया में, ये देखिए इस एरिया में आपको देखा कि बिल्कुल ये कुछ ऐसे उंगली डालने से ऐसे कोई लूज नहीं हो रहा है, कुछ चिपका हुआ हालत है। तो आप उस हालत में क्या करोगे प्लांट का, तो ऊपरी हिस्से में थोड़ी सी टिलिंग करना, यानी कि खुदाई कर देना, पर बहुत धीरे धीरे से, हल्के से, बहुत डीपली आपको कुड़ाई नहीं करनी है। हल्का हल्का हाथों से आपको ऊपरी हिस्से में थोड़ी सी कुड़ाई कर देना है, हल्का कर देना है। तो क्या होगा दोस्तों, जो एयर है वो ठीक से आ जा सकेगा। पानी अगर उसके अंदर है तो जल्दी जल्दी सूखेगा। तो हल्का सा थोड़ा सा बीच बीच में आपको कुड़ाई करते रहना है। और अगर बहुत बहुत वेल ड्रेन है आपकी मिट्टी, तो हाथ लगाने से ही ऐसे हाथ से अगर आप ऐसे हिलाओगे तो ही दोस्तों आपकी वो कुड़ाई वाली काम हो जाएगी। अभी है दोस्तों रिपोर्टिंग की बात। क्या हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं इस प्लांट की? बिल्कुल रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। अगर कुछ बहुत खराब हालत है, यानी कि अगर आपके पॉट टूट गए हैं, तो फिर आपको रिपोर्टिंग तो करना ही होगा। उसी हालत में रूट जोन को ज्यादा ना छेड़ते हुए जस्ट अलग एक पॉट में बैठा देना है। पर जैसे कि हम रिपोर्टिंग करते हैं कि थोड़ा सा रूट की जो भी कटाई छटाई कर सकते हैं, या तो हम साइड से सॉइल को थोड़ा सा निकाल सकते हैं, ऐसे कुछ इस हालत में नहीं करेंगे। अगर आपको दिखा कि आपका सॉइल ऐसा हो गया है कि बहुत कॉम्पेक्शन हो गया है सॉइल में, यानी कि सॉइल आप वेल ड्रेन आपने नहीं लिया है, या तो लिया भी है तो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है। तो उस हालत में आपको क्या करना है दोस्तों, पॉट की बॉडी में थोड़े छोटे छोटे छेद कर देना है, यानी कि होल बॉडी में आप ऊपर छेद करो, छोटे छोटे से छेद। तो वहां से पानी निकल जाएगा, वहां से एयर जाएगा, तो फिर इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों अगर आपको इस टाइम अपने प्लांट को आपको देखा कि रूट बाउंड हो गया है, तो फिर आप सोचोगे कि उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो भी खतरा कोई नहीं है, तो अच्छा ही है। क्योंकि इसमें पानी ज्यादा ओवर वाटरिंग नहीं होगा, एक्चुअली ओवर वाटरिंग नहीं होगा, ओवर वाटरिंग के खतरे से आप बच जाओगे। तो आपको उस हालत में भी कुछ नहीं सोचना है। दोस्तों हम फर्टिलाइजर क्या दें इसमें, तो हम अपने प्लांट्स को ओवर फर्टिलाइज नहीं करेंगे, बिल्कुल ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो फर्टिलाइजर बहुत कम दे। कैसे देंगे, आपको ऑर्गेनिक फूड अगर इस टाइम देना चाहते हैं अच्छी है। कैसे ऑर्गेनिक फूड, कोई सॉलिड नहीं, ऑर्गेनिक लिक्विड फूड देना है। जैसे कि कुछ सीवीड एक्सट्रैक्ट आप दे सकते हैं, और सीवीड एक्सट्रैक्ट का एक लिक्विड एक घोल बनाइए और अपने प्लांट के पत्तों में स्प्रे कीजिए, सॉइल में भी दीजिए, ऐसे दे सकते हैं। कोई हेवी फूड आपके सॉइल में इस टाइम नहीं देना है। और सीवीड या तो आप फिश इमल्शन जो हम ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, तो फिश इमल्शन को भी लेके आप लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार कीजिए और इसको दे दीजिए। एक बात ध्यान में रखें, जितना स्ट्रेंथ इनका नॉर्मल स्ट्रेंथ है जो बॉडी में लिखा हुआ होता है जो फर्टिलाइजर की, उससे बहुत कम देना है आपको। हाफ कॉन्सेंट्रेशन में आपको देना है, स्ट्रेंथ को हाफ कर दीजिए। और फिर कितने दिन की फ्रीक्वेंसी में आपको देना है, आपको आप अगर इसको 30 डेज में एक बार दोगे तो चलेगा। आई मीन महीने में एक बार फर्टिलाइजर दे देना, बस, कुछ नहीं चाहिए उसको। अभी अगर आप केमिकल करना चाहते हो तो
आपको ढूंढना होगा जैसे फर्टिलाइजर जिसमें ज्यादा नाइट्रोजन ना हो। बैलेंस फर्टिलाइजर दे सकते हैं महीने में एक बार, ठीक है, 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं और पानी में सॉइल में भी दे सकते हैं। ये एक ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है, आप इसको इस टाइम ये सोचना है आपको कि इसमें नाइट्रोजन ज्यादा ना डले, क्योंकि नाइट्रोजन अगर ज्यादा मिलेगा तो वो ग्रोथ लेने की कोशिश करेगा और फिर जो भी ब्रांचेस आएंगे, जो भी पत्ते आएंगे, वो बहुत वीक होंगे, तो फिर प्लांट की हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं होगा, आपको काट के अलग करना ही होगा। तो फिर हम क्यों करें? तो फिर आपको नाइट्रोजन नहीं देना है इसमें। इस टाइम आप फास्फोरस एंड पोटाशियम देने की कोशिश करें। अगर फास्फोरस देंगे तो इसकी रूट की डेवलपमेंट होगी, अगर पोटाश देंगे तो इसकी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ की एक हेल्थ के लिए अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग हेल्थ करेगा, वो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। तो फिर आपको इस ऐसे फूड इसको देना होगा, ठीक है। तो हमें फ्लावर तो नहीं चाहिए, पर ये सब इसकी हेल्थ के लिए कह रही हूँ मैं कि पोटाश को देना, पोटाशियम बेस्ड कुछ। तो फिर कोई ऐसे कोई एनपीके को चूज कीजिए जिसमें फास्फोरस एंड पोटाशियम ज्यादा हो, ऐसे दे सकते हैं। या तो आप नॉर्मल बैलेंस एनपीके दे सकते हैं, अच्छी है। अभी दोस्तों आती है एक खास बात, जो कि है रूट की ट्रीटमेंट करनी है आपको। कैसे रूट की ट्रीटमेंट? रूट की ट्रीटमेंट एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी दोस्तों आपको रूट सेफ साइड में रहने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। आप महीने में एक बार आप अपने प्लांट की रूट को हेल्दी रखने के लिए, रूट की तो सबसे अहम बात होती है, जो छोटे प्लांट है उसका तो रूट डेवलप ठीक से नहीं हुआ है ना, तो फिर उसके रूट के लिए आपको एक बार सोचना होगा। आप एक बार रूट ट्रीटमेंट कर दीजिए। कैसे? इसमें थोड़ा सा आपको देना होगा जो ह्यूमिक एसिड दीजिए और कुछ रूट हार्मोन आप मिला के इसकी सॉइल में डाल दीजिए महीने में एक बार, बस काफी है। या तो अगर रूट हार्मोन नहीं है आपके पास अगर माइक्रोराइजा है तो माइक्रोराइजा भी दे सकते हैं दोस्तों। अगर आपने रिपोर्टिंग के वक्त माइक्रोराइजा दिया था तो माइक्रोराइजा देने की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अभी आती है दोस्तों पेस्टिसाइड और फंजीसाइड की बात। तो पेस्टिसाइड फंजीसाइड आप कब दोगे? जो प्रॉब्लम होगी तब दोगे ना, पर मेंटेन करने के रखने के लिए आप प्लांट पे नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल के साथ थोड़ा सा 1-2 बूंद जो शैम्पू है उसको मिला लीजिए और उसकी फोलिएज में स्प्रे कर दीजिए, बस काफी होगा। और अगर कोई फंगल इशू नजर आई तो फंजीसाइड आप दे सकते हैं, पर नहीं देना। जो अगर आपने ट्राइकोडर्मा दिया है तो नहीं देना है। अगर ट्राइकोडर्मा नहीं दिया है तो फिर आप इस टाइम ट्राइकोडर्मा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी कितने दिन आपने दिया आपको वो देखना होगा आपके सॉइल में, उसको मेंटेन करते हुए। अगर 1 महीना हो गया है तो फिर आप एक बार 2 ग्राम तक के लेके आप 6 इंच के गमले में डाल दीजिए, बस काफी है। तो चलिए दोस्तों, अभी आती है उन प्लान्स की बात जो हमने करेंटली परचेस किया, यानी कि 1-2 दिन हुआ है, उसकी केयर की बात मैं कह देती हूँ। देखिए, जो भी इन सब प्लान्स के बारे में मैंने कहा, तो वो तो सब आप 10 दिन होगा, एक वीक या 10 दिन होगा, फिर आपको उस पे ऐसा करना है। पर अगर आपने अभी लिया है या तो लेने वाले हैं, अगर आप लेने वाले हो प्लांट, तो फिर आपको सॉइल मिक्सचर को रेडी करके रखना होगा। आपको दोस्तों पॉट रेडी करके रखना होगा, ये काम करना जरूर। और अगर आपने अभी ले लिया है, अभी आपके घर में आ गया है, तो फिर अगर नहीं आया है तो फिर कैसे करोगे? क्या यही मैं कह रही हूँ, अगर आपने ले लिया है तो फिर ले आने के बाद आपको रिपोर्ट करना जरूरी होगा, क्योंकि उसमें तो कोई पॉट नहीं होगा। तो अगर पॉट होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत कैरिंग कॉस्ट लगता है पॉट लेने में, तो फिर हम क्या पॉट नहीं लेते ना, तो फिर रूट बॉल ही होता है जो बाइंड करके रखते हैं सब, तो उसको आपको रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्ट करने के बाद, रिपोर्ट करने से पहले ही आप जब मिलेगी आपको, तुरंत आप पैकेट खोल के ही रिपोर्ट नहीं करना है। थोड़ा सा उसको एयर मिले तो आप उसको रख दो बाहर, कहीं कोई एयर स्पेस में, कोई सनलाइट में नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी कोई एयर स्पेस में रखिए, ताकि वो आपके एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा अपने आप को ढाल सके कि कैसा वेदर है। फिर अभी उसको आप फंजीसाइड का स्प्रे कर देना। 1 घंटा जाने दो, फिर 1 घंटे बाद आप इसको थोड़ा सा फंजीसाइड का स्प्रे कर देना।
फिर उसके बाद आप इसको नए सॉइल मिक्सर में लगा दीजिए। उसके बाद आप इप्सम सॉल्ट लीजिए और इप्सम सॉल्ट का स्प्रे अपने पूरे प्लांट पे कर दीजिए और अपने सॉइल में भी थोड़ा सा डाल दीजिएगा। बस ठीक है। अभी ये हो गई उसकी तुरंत केयर। फिर आप उसको सनलाइट में अभी नहीं ले सकते हो, आप उसको ठंडक वाले वेदर में भी, एटमॉस्फेयर में भी नहीं ले सकते हो। कुछ भी हो, रात में भी बाहर मत निकालो, दिन में भी बाहर मत निकालो। बहुत ज्यादा गर्मियां, बहुत ज्यादा ठंडक नहीं है आपके वेदर में तो भी बाहर नहीं निकलना है रात में। आपको रात में शेड में ही रखना है, कोई बालकनी हो या तो खिड़की हो, ऐसे जगह पे आप रखिए। इसको डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं देना है, उसको ठंडक भी नहीं देना है। और वाटरिंग आप वंस जो किया है अभी उसको ही रहने दो। पॉट में लगाते हुए जब किया उतना ही रहेगा। अभी पानी नहीं देना है बिल्कुल। बाहर निकलेंगे फिर पानी देंगे। फिर बाहर निकलने के बाद कैसे करेंगे हम, देखिए जो पहले दिन आपने समझ लिया कि देख लिया कि 7 दिन तक आपका हो गया, आपको लग रहा है कि प्लांट आपका बिल्कुल हेल्दी है, तो फिर अगर देखा वीक तो फिर और भी कुछ दिनों के लिए शेड में रखें। और अगर देखा कि हाँ बहुत हेल्दी है प्लांट, तो चलिए बाहर निकालेंगे। पहले 1-2 घंटे की सनलाइट देंगे, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली सनलाइट की ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे। पर रात में उसको बाहर नहीं रखेंगे, रात में आप उसको अंदर ले लीजिए। बाहर बिल्कुल ठंडक वेदर में मत रखना, ठीक है। ये काम आपको पूरे विंटर में करना है। पूरे विंटर में अगर आपके यहाँ पर ज्यादा ठंडक है तो फिर प्लीज उसको अंदर ले जाइए और बाहर ले आइए दिन के वक्त। इतना परेशानी तो आपको उठाना ही होगा दोस्तों। आपको प्लांट लिया है तो नया प्लांट के साथ ये सब जरूर कीजिएगा, नहीं तो उसको स्ट्रेस हो सकती है। कोई भी परेशानी मत दो अपने प्लांट को, बस इतना ही। चलिए दोस्तों, आज के लिए मेरा इतना ही था। तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है ना, तो फिर प्लीज लाइक कमेंट शेयर तो जरूर कीजिए। और फिर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूंगी नेक्स्ट वीडियो, तो वो होगी अपने जो नए परचेस हमने बोगनविलिया की बात आज कहा है, तो वो तो सब हेल्दी प्लांट्स है। पर अगर कोई प्लांट वीक हो गया है तो आपके पास रहने के बाद अगर वो वीक हो गया है तो फिर उसके साथ क्या करना है दोस्तों, उसकी बात हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं।